नमस्कार बच्चों। आज हम वितान पुस्तक का सबसे पहला पाठ सिल्वर वेडिंग इस कहानी का सारांश करेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है। आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और क्या। व्यंग संग्रह है इनके एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी का हिंद, इस देश का प्यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह हैं बातों बातों में, 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। और दूरदर्शन के लिए इन्होंने जो धारावाहिक के लिए कथा पटकथा लिखी है उसमें है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो बच्चों, ये सिल्वर वेडिंग कहानी में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ है यहाँ पर। तो अब हम कहानी का सारांश करेंगे। कहानी के शुरू से लेकर अंत तक जो मुख्य पात्र हैं वो है यशोधर बाबू, जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और इस कहानी की मूल संवेदना है दो पीढ़ियों का अंतराल, कि समय के साथ साथ एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में कितना अंतर आ जाता है, उनके सोच विचार में, उनके रहन सहन में। उसी अंतर को यहाँ पर दर्शाया गया है। यशोधर बाबू ऑफिस में और सहकर्मियों के साथ उनके संबंध। सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेंज स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी जहां यशोधर को शरण मिली। तो कहानी में दूसरा पात्र आया चड्ढा, जो यशोधर बाबू के ऑफिस में ही काम करता है, असिस्टेंट ग्रेड पे है। और तीसरा पात्र है किशनदा। किशनदा कहानी के ऐसे पात्र हैं जो यशोधर बाबू के आदर्श हैं
अब किशनदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किशनदा के सोच ने, उनके विचारों ने, उनके व्यक्तित्व ने यशोधर बाबू को इस कदर प्रभावित किया है कि वो उनके रोम रोम में बस चुके थे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने वह घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्डा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो जब उन्होंने कहा कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली है, तो ऑफिस का जो नया छोकरा है चड्डा और मेनन, उन्होंने पूछा होगा कि भाई आपकी शादी कब हुई थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। तो जब ये तारीख उन्होंने बताई तो ऑफिस के जो लड़के थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यशोधर बाबू की शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं, और वो भी आज के दिन। तो आज उनकी सिल्वर वेडिंग है। यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चोंचले बताते हैं, किंतु चड्डा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए दे देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपये और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर 30 रुपये ऑफिस स्टाफ को दे देते हैं कि चलो तुम पार्टी करो, लेकिन वो खुद अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी में नहीं रुकते, क्योंकि किशनदा जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया, जो उनके आदर्श थे, उनका मानना था कि अपने जूनियर्स के साथ बैठ के पार्टी वार्टी करना और गप्पे लड़ाना ये ठीक नहीं है। हाँ, चलते चलते थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेना चाहिए। तो किशनदा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने भी ऐसा ही किया। यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम और किशनदा की याद। तो रोज़मर्रा का जो उनका रूटीन है, जो उनकी दिनचर्या है, वो क्या है और वो किस तरह किशनदा को याद करते हैं, अब वो हम सुनेंगे। यशोधर बाबू ने इधर रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिले इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूसगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे यही बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। तो 5 बजे छुट्टी होती है ऑफिस की, लेकिन वो 8 बजे घर पहुंचते हैं, क्योंकि पत्नी और बच्चों से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इस बीच में वो क्या करते हैं, बिड़ला मंदिर चले जाते हैं और वहाँ प्रभु का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका ध्यान उसमें नहीं लगता है। यशोधर बाबू का परिवार और उनके साथ उनका संबंध। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। मतभेद मतलब उनका
उनकी आपस में विचार जो है वो मिलते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रति माह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका अलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी दे देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो यहाँ पर बताया गया कि उनके 3 लड़के थे और 1 लड़की। बड़ा बेटा, उसका नाम भूषण है, वो विज्ञापन संस्था में नौकरी लग गया है और नौकरी लगते ही उसको 1,500 रुपये मिलते हैं, जो कि यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि आज रिटायरमेंट के टाइम पर उनको इतना रुपया मिलने लगा है। तो उनको लगता है कि शुरू में ही इतना रुपया देना, तो ज़रूर इस नौकरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुमुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। तो यहाँ उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि जन्म से या मूल संस्कारों से तो वो भी आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रेम के कारण आधुनिक हो जाती है। और दूसरा, पहले संयुक्त परिवार में रहती थी, तो जिस तरीके से वो रहना चाहती थी उस तरीके से नहीं रह पाई, तो अब वो बच्चों के मन मुताबिक रहती है और यशोधर जी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब उनकी पत्नी फैशन करती है तो वो उनको चिढ़ाते हैं अलग अलग नाम से, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि यशोधर बाबू को भी समय के अनुसार ढल जाना चाहिए। किशनदा की याद। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो मतलब जब उनके बीवी बच्चे उनसे घर बनाने की बात कहते हैं, घर लेने की बात कहते हैं, तो उन्हें किशनदा का वाक्य याद आ जाता है कि मकान तो मूर्ख लोग बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। हो सकता है कोई लड़का सरकारी नौकरी लग जाए मेरा और फिर से हम सरकारी मकान में रहने लग जाए। पुश्तैनी घर जाने की बात करते हैं, लेकिन बीवी बच्चों को पता है कि उस पर कई लोगों का हक है, सिर्फ उनका ही हक नहीं है। लेकिन यशोधर बाबू के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं होता। मंदिर में यशोधर की दशा। बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा।
उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। तो किशनदा से प्रेरित होकर वो अपनी उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मंदिर जाते हैं, संध्या पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका ध्यान नहीं लगता। वहाँ पर भी वो अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। उनके साथ जो उनके विचारों की टकराहट होती है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उनके बारे में ही उनका ध्यान लगा रहता है, मंदिर में ध्यान नहीं लगता। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुन्नों के लिए दिन सब कुमानियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज़ पर अपना हक समझता है। तो यशोधर बाबू का मानना है कि बच्चे ज्वाइंट अकाउंट खोले और उन पैसा जो है उनके हाथ में दे, ना दे तो नाम के लिए ही कह दे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी मर्जी से अपना घर चला रहे हैं, घर में परिवर्तन कर रहे हैं। यशोधर बाबू का बेटा कभी घर में फ्रिज लेकर आता है, कभी सोफ़ा लेकर आता है, कभी नया टीवी लेकर आता है और उनसे सलाह भी नहीं लेता, जो कि यशोधर बाबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लेता। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनका बेटा कहता है ये मैंने अपने पैसे से किया है और ये मैंने मेरे लिए किया है। बच्चों को काम के लिए कहते हैं तो बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम करो तुम करो। और इसका हल कैसे निकालते हैं कि बब्बा घर में कोई नौकर रख लो, आप नहीं रख सकते तो हम रख लेते हैं, पैसे हम दे देंगे। तो ऐसे जो है बाप और बेटों में विचारों में मतभेद रहता है। तो अब 8 बजे यशोधर बाबू अपने घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचने पर सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था Y.D. पंत। यशोधर बाबू जी का नाम है यशोधर पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं तथा लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है?
यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण भूषण उनका बड़ा बेटा है जो विज्ञापन संस्था में काम करता है। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमावनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। मतलब उन्होंने भी अंग्रेजी में उनसे अपना परिचय दिया, क्योंकि किशनदा का मानना था कि नई आनी चाहिए और पुरानी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपना है वो नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि पत्नी का लाली लेप लेना होठों पर और बिना बाजू का ब्लाउज़ पहनना, और बेटी का जीन्स और टॉप भी स्लीवलेस टॉप पहनना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ऐसा करती हैं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। संध्या मतलब शाम की पूजा। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्होंने किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। तो संध्या पूजा में भी यशोधर बाबू का मन नहीं लग रहा। वो सिर्फ उपाय ढूंढ रहे हैं कि जब सारे मेहमान चले जाएं तब वो बाहर कमरे में निकलें। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, यह बुरा लगता है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। मतलब बच्चों को अपने मान अपमान की फिक्र है। उनको ये बुरा लगता है कि हमारे पिता जो है फटा पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि अब हम बड़े हो गए हैं, पिताजी आप दूध मत लाया करो, हम ले आएंगे। तो ये सोचकर यशोधर बाबू भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था इस कहानी का सारांश। धन्यवाद।